नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुमे नमाज के बाद कानपुर के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। इस दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच पथराव देखने को मिला। हालात को देखते हुए हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि शुक्रवार को इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। वहीं 36 लोगों की पहचान भी की जा चुकी है। कानपुर हिंसा के मामले में पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया, अभी स्थिति सामान्य है, सभी जगह पर सुरक्षा बल तैनात हैं। 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इसमें 36 लोगों की पहचान भी की जा चुकी है। अभी भी हमारे पास बरामद फोटो से अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। यूपी के कानपुर जिले में हुई हिंसा के बाद सीएम योगी ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रदेश में शांति का माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानपुर में दो समुदायों के बीच हुए तनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने वहां के पुलिस कमिश्नर को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और बिना किसी रियायत के कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि शांति में खलल पैदा होने पर हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम योगी शुक्रवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विशेष तौर पर कानपुर में हुई घटना की जानकारी ली और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लें, सूचना के अनुसार तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि थानावार अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाए। इसके साथ ही अनावश्यक बयान देने वालों की भी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश किया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। इस दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ। हालात को देखते हुए इन इलाकों में स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं अब इस मामले में विपक्ष को एक बार फिर सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। आपको बता दें, इस हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है। इस मामले पर विपक्ष की ओर से सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रतिक्रिया आई है उनकी कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए भी पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई है उसके लिए बीजेपी नेता गिरफ्तार किया जाए। हमारी सभी से शांति बनाए रखने की अपील है। वहीं अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा और हिंसा भड़कना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। ये पुलिस खुफिया तंत्र की भी विफलता का द्योतक है। सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश और यहाँ का विकास कैसे संभव है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आ रहे हैं, जहां गोरक्ष नगरी उनके स्वागत को पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, ये तीसरा मौका है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर आ रहे हैं। इससे पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम और आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में आए थे। पत्नी सविता कोविंद के साथ आ रहे राष्ट्रपति गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करेंगे। फिर गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। खबरों की माने तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को 20 मिनट तक संबोधित करेंगे। वहीं उनके आगमन पर गीता प्रेस में चुनिंदा लोगों को बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी में किसी ने भी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि बीजेपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विधान परिषद जाना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म होगा। ऐसे में उनका विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है। साथ ही योगी सरकार में 5 मंत्री ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इसमें जसवंत सिंह सैनी, दानिश आजाद, जेपीएस राठौर और नरेंद्र कश्यप का नाम है। वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सभी मंत्रियों को पार्टी विधान परिषद भेजेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया, जहां दूर दूर से लोग सीएम योगी के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने सभी लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही वहां मौजूद लोगों की समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को रायपुर दौरे पर रहेंगी, जहां वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने के लिए जोनल स्तर पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के महिला और बाल विकास अधिकारियों से कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगी। इस दौरान वे केंद्र सरकार के पिछले 8 सालों के कामों की समीक्षा के साथ साथ आगामी वर्षों में मिशन पोषण 2 और सक्षम आंगनबाड़ी, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य जैसी महिलाओं और बच्चों के कल्याण और सुरक्षा की योजनाओं का एजेंडा तय करेंगी। अधिकारियों के मुताबिक असक्षम आंगनबाड़ी में अब पहले से ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडियो विजुअल विज्ञापन, क्लीन एजेंसी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसी तहत अन्य योजनाओं में भी बदलाव दिखेगा। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को बहराइच और श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे, जहां वो बहराइच के बहरौली तटबंध का निरीक्षण करेंगे। साथ ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी कार्यालय में होने वाले प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वो श्रावस्ती में कई योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद अनुसूचित जाति कार्यकर्ताओं के समारोह में भी शामिल होंगे। वहीं तकरीबन 7 बजे जल मंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर गुरुवार को मोहन भागवत के भाषण पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि ज्ञानव्यापी पर भागवत के भड़काऊ भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस में सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है और बाद में कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि ऐतिहासिक कारणों के लिए जरूरी था। ओवैसी ने सवाल खड़े करते हुए पूरा किया कि ज्ञानव्यापी मुद्दे में भी RSS इसी तरह का तरीका अपनाएगी। अब आपको बता दें कि गुरुवार को RSS प्रमुख मोहन भागवत के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि ज्ञानव्यापी विवाद में आस्था से जुड़े कुछ मुद्दे शामिल हैं और इस पर अदालत के फैसले को सभी को स्वीकार किया जाना चाहिए। और ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि ज्ञानव्यापी पर भागवत के भड़काऊ भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबरी के लिए आंदोलन ऐतिहासिक कारणों से आवश्यक था। दूसरे शब्दों में RSS ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं किया और मस्जिद के विध्वंस में भाग लिया। क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञानव्यापी पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे? भारतीय किसान यूनियन में टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह पर 1 जून को हमला हुआ था। इस दौरान किसान नेता दिलबाग सिंह की कार पर 3 राउंड गोली चली थी। ये घटना गोला कोतवाली इलाके की भदेड़ गांव के पास हुई थी। वहीं अब इस घटना में पुलिस जांच में एक नया खुलासा हुआ है। दिलबाग सिंह पर हुई फायरिंग की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि शस्त्र का लाइसेंस पाने के लिए दिलबाग सिंह ने खुद पर हमला करवाया और अधिकारियों की माने तो पुलिस टीम दिलबाग सिंह पर हमले के खिलाफ की गई शिकायत पर जांच कर रही थी। इस संबंध में पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने किसान नेता और 2 दोस्तों का बयान भी दर्ज कराया है। खास बात तो यह है कि इन दोनों दोस्तों के नाम का जिक्र दिलबाग सिंह ने अपनी शिकायत में भी किया है। यूपी के बहराइच में नानपारा कोतावली इलाके के ग्राम पंचायत खैरीपुरवा में जुम्मे की नमाज के दौरान हादसा हो गया। आपको बताया जा रहा है कि यहां मस्जिद की पुरानी इमारत अचानक गिर गई, जिसमें हादसे के दौरान 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और साथ ही एक की मौत भी हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।